अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है सिंध से मुनव्वर अहमद ने। मुनव्वर अहमद कहते हैं हमारे खालू जो पुलिस में मुलाजिम रहे हैं वो जब भी हमारे यहाँ आते तो हम उनकी ज़िंदगी से वो कई जुड़े वाक़यात सुनते जब वो हाजिर सर्विस थे। अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं, अब तो काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, लेकिन जब भी उनके साथ बैठते हैं तो कोई ना कोई वो अपना मज़ेदार वाक़या सुनाते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। तो एक दफ़ा मैंने ही उनसे फरमाइश की, खालू क्या कभी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या भी पेश आया है जिसको देख के आप भी डर गए हों, खौफज़दा हो गए हों? कुछ देर सोचते रहे और कहा, जिन दिनों मैं इंस्पेक्टर था उन दिनों में कई ऐसे वाक़यात होते थे जिस पे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, लेकिन मेरी ज़िंदगी में हाँ एक ऐसा वाक़या हुआ था जिससे मैं भी बहुत डर सा गया था। और वो यकीनन जानते थे कि हम सारे कज़न जमा होकर बैठे हैं, कहानी सुनने के मूड में हैं। तो कुछ देर वो लफ्ज़ों को जमा करते रहे और बोलना शुरू हुए। ये उन दिनों की बात है जब मैं कराची के एक थाने के अंदर इंस्पेक्टर के तौर पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। वहीं पे एक केस मेरे पास आया हुआ था। एक ऐसे शख्स के बारे में था जो बहुत पहुंचा हुआ शख्स था। असल में तो वो पीर था, उसके काफ़ी मुरीदैन थे। वो एक बहुत बड़े बंगले में रहता था, कब्रिस्तान के बिल्कुल बैक साइड पे उसका वो बंगला, जो मुझे पता लगा था उसने नाजायज़ ज़मीन पे कब्ज़ा करके बना लिया था। हल्का सा ठिकाना बनाया, बनाते 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 इतना पैसा कमा लिया कि उसका आस्थाना और एक बहुत बड़ी कोठी बन गई थी। लेकिन अब उनके मुरीदैन बहुत बड़े बड़े सरकारी अफसर भी थे। अब वो बहुत असरो रसूख वाला बंदा बन चुका था। उसके बारे में मुझे कई कंप्लेंट्स आ चुकी थी। वो मेरा ही थाना उसको लगता था, लेकिन मैं जानता था उस पर हाथ डालना बहुत मुश्किल है। तो मैं सबूतों की तलाश में था कि कोई बड़ा सबूत, कुछ ऐसी चीज़ मेरे हाथ लगे कि मैं इसको गिरफ्तार कर सकूं। और किसी छोटे मोटे सबूत के साथ अगर मैं उसको गिरफ्तार करता तो वो मेरी नौकरी ख़त्म करा सकता था, वो मेरा तबादला करा सकता था। वो बहुत पहुंचा हुआ असरो रसूख वाला था। ऐसी ही एक रात, ना सर्दियां थी ना गर्मियां थी, ठंडा मीठा मौसम था। मैं अपने दफ्तर से गश्त पे बाहर निकला। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, मैं उसके साथ आगे बैठा हुआ था और हम गश्त करते 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 ऐसे उस कब्रिस्तान की साइड पे निकल आए। ड्राइवर मुझसे बोला, सर कोई और सबूत हाथ आया इस बंदे का? क्योंकि उसी कब्रिस्तान के बिल्कुल बैक साइड पे ही उसका कोठी थी, तो मुझसे मुखातिब था। उसी ने इसी तरह मुंह के इशारे से कहा, कब्रिस्तान की तरफ मुंह करके, फिर इसका कोई सबूत हाथ लगा या अभी तक नहीं? मैंने सिगरेट का कश लगाते हुए कहा, कब तक भागेगा, आखिर एक दिन हाथ लग ही जाएगा। ये जो कब्रिस्तान बना हुआ था उस वक्त शहर इतना गुंजान नहीं था, इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं था। अब तो आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, कम उस वक्त भी ना थी, लेकिन जिस जगह पे ये कब्रिस्तान था इसके इर्द गिर्द इतनी आबादी नहीं थी। तो मैंने ड्राइवर से कहा, जहाँ पे ये कब्रिस्तान, हमारे लेफ्ट साइड पे कब्रिस्तान चल रहा था और बिल्कुल जहाँ पे कब्रिस्तान ख़त्म होता था तो उसी के साथ ही एक कच्चा सा रास्ता पीछे की तरफ भी जाता था और पीछे को एक पक्की सड़क का रास्ता एक दूसरी तरफ से जाता था। तो मैंने उसे वैसे ही कह दिया कि यार गाड़ी इस साइड पे डाल दे। कब्रिस्तान ख़त्म हुआ और उसके लेफ्ट साइड पे जो एक कच्चा सा रास्ता जा रहा था, तो मैंने गाड़ी जैसे ही उधर मुड़वाई और गाड़ी जैसे ही मुड़ी तो गाड़ी की लाइट्स ऑन थी और जैसे ही गाड़ी मुड़ी तो मेरी निगाह पड़ी कि बिल्कुल सामने काफ़ी फासले पे, क्योंकि गाड़ी की हमने हाई बीम जलाई हुई थी, एक गाड़ी मुझे नज़र आई। तो मैंने उसको कहा, ड्राइवर को लाइटें ऑफ कर दे। उसने लाइट्स ऑफ कर दी। मैं वहीं पे रुक गया और वो बोला, सर क्या हुआ? मैंने कहा, लगता है उधर कोई गाड़ी है। अब ये रात का ऐसा पहर था, इस पहर अगर किसी गाड़ी वहाँ पे मौजूद थी और गाड़ी के अंदर भी कोई मौजूद था तो वो अच्छी नीयत से वहाँ पे नहीं था। मैंने कहा, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी आगे बढ़ाओ कि शोर पैदा ना हो।
हम गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है और हम उस गाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंच गए। मैंने उसे कहा इंजन ऑफ कर दो, उसने गाड़ी बंद कर दी। मैं नीचे उतरा और गाड़ी के इर्द गिर्द उस शख्स को ढूंढना शुरू कर दिया जिसकी ये गाड़ी थी, क्योंकि गाड़ी को देख के लगता था कि काफ़ी अमीर शख्स है, काफ़ी शानदार गाड़ी थी उसकी। और इधर उधर मैं ढूंढता हुआ मेरी निगाह पड़ी गाड़ी के बिल्कुल सामने ही एक छोटा सा उसी कब्रिस्तान को और भी कच्चा सा रास्ता जा रहा था। मैं उसी कच्चे रास्ते से कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। हम लोग रातों को गश्त करने वाले लोग होते हैं, हमारी आंखें रात को बड़ी ही तेज काम करती हैं। मैं अपने इस इर्द गिर्द देखते हुए मोहतात अंदाजे में कि कोई जराइम पेशा लोग भी हो सकते हैं कि मैंने अपने पिस्तौल पे भी हाथ रखा हुआ था। और मैं चलते चलते थोड़ा ही आगे गया तो मुझे ऐसी आवाज आई जैसे कोई रो रहा हो। मैं ठटक गया और उसी जगह पे रुक गया। ये रोने की जो आवाज थी, एक लड़की की रोने की आवाज थी। लड़की जैसे आहिस्ता आहिस्ता वो रो रही हो और उसकी सिसकियों की आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही थी। मैंने इधर उधर देखा और सामने मेरी निगाह पड़ी, एक दरख्त के पास एक साया सा मुझे खड़ा हुआ नजर आया। उसी लम्हे मैंने अपने पिस्तौल को निकाल लिया। कब्रों के बीच में मोहतात से चलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे बढ़ा और जैसे ही उस साये के बिल्कुल करीब पहुंचा, जूं मैं उसके करीब जा रहा था वो रोने की आवाज़ और मेरे करीब आती जा रही थी और मेरे कानों में आवाज़ बहुत गूंज रही थी। यानी कि अगर मैं जब दूर था तो बहुत आहिस्ता महसूस हो रही थी, लेकिन अब मैं उसी की सिमत जा रहा था और आवाज़ भी बढ़ती जा रही थी और आवाज़ इतनी बढ़ती गई कि जब मैं उसके बिल्कुल करीब गया तो मैंने एक ज़ोरदार कड़ाकेदार आवाज़ में कहा, हाथ ऊपर करो। और जैसे ही मैंने ये जुमला कहा, उस वक्त वो सामने जो एक साया सा मौजूद था वो जैसे ही मेरे सामने मुड़ा, वो एक लड़की थी जो रात के इस पहर खड़ी रो रही थी। और जैसे ही उसने लड़की को देखा, मेरे हाथ में जो टॉर्च थी जो मैंने बंद की हुई थी, अभी तक नहीं जलाई थी, फौरन उसकी जला के उसके चेहरे से खदोखाल पे रोशनी मारी तो पता लगा जो उसने लिबास पहन रखा था वो बहुत ही महंगा लिबास था। वो किसी अच्छे खाते पीते घर की लड़की लग रही थी, लेकिन वो सर झुकाए खड़ी रो रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने जिस पे पिस्तौल ताना है वो कोई जराइम पेशा लोगों में से नहीं, बल्कि एक नाजुक सी, पतली सी, इंतहाई खूबसूरत सी, स्लिम सी लड़की है जो खड़ी रो रही है। मैंने जल्दी से पिस्तौल वापस रखा और उसे पूछा, कौन हो तुम और रात के इस पहर यहां पे क्या कर रही हो? वो मेरे सवाल पे पहले ही डर चुकी थी। जो पहले खड़ी रो रही थी अब और ज्यादा खौफजदा हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी आंखें इस तरह खौफ से फैल गईं कि बस अब सब कुछ खत्म। मुझे लगा कि लड़की शदीद डर गई है, तो मैंने उसे हौसला दिया और उसे कहा, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे उसके तेवर देख के लग रहा था कोई गलत कदम ना उठा ले, या रात को रो रही है खड़ी, कोई क्या करने आई है, खुदकुशी करने आई है, क्या मामला है। तो मैंने जब देखा उसके चेहरे की मासूमियत को और उसको, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसको इस वक्त प्यार की ज़रूरत है। तो मैंने उसको इस अंदाज में मुखातब किया, बेटा रो मत, रिलैक्स, आओ मेरे साथ। यूं मैंने उसको अपने साथ लिया और वो भी डरी सहमी मेरे साथ चल पड़ी। और चलते चलते जैसे ही वो बाहर आई तो मैंने उसे कहा, गाड़ी में बैठो। तो वो चौंक गई क्योंकि मैं उसको पुलिस की गाड़ी में बैठने को कह रहा था। वो ठटक सी गई और एकदम से परेशान होकर मेरी तरफ इस तरह देखा, क्या ये ऑर्डर मानना ज़रूरी है? क्योंकि फिर उसने अपनी गाड़ी की तरफ देखा जैसे कह रही हो मेरे पास भी गाड़ी है। तो मैंने उसे कहा, ठीक है, तुम गाड़ी ड्राइव करो, मैं तुम्हारे साथ बैठ जाता हूं, तुम्हारी गाड़ी में थाने चलते हैं। मैंने ड्राइवर को कहा, गाड़ी रिवर्स करो, और उसकी गाड़ी में मैंने उसको साथ बिठा लिया। मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। गाड़ी मैंने चला दी। अब आगे मेरी गाड़ी जा रही है, पीछे हमारा वो पुलिस का डाला आ रहा है और हम चलते चलते थाने पहुंच गए। वो पहले ही रो रही थी, उसके बाद मुझे देखते ही घबरा गई थी, खौफजदा हो गई थी। उसके चेहरे के खदोखाल बहुत खूबसूरत थे, लेकिन खौफ की वजह से वो और ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। थाने जाते ही मैं अपनी कुर्सी पर बैठा, उसको सामने बैठने के लिए कहा। मैंने कहा, इसके लिए पानी लेके आओ। उसको मैंने पानी पिलाया और मुझे लगा कि वो
हौसला जमा कर रही है, बहुत डर चुकी है। शायद पुलिस, थाना, उसने कुछ भी नहीं सोचा था। ऐसे लगता था जैसे कोई चोरी पकड़ी गई है। मैंने काफ़ी उसको रिलैक्स किया और उससे कहा, मुझे बताओ क्या हुआ है। कुछ देर सोचती रही और उसके बाद मुझसे बोली, क्या बताऊं आपको। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूं। मैं उन पुलिस वालों में से नहीं हूं जिसका तुमने सुन रखा होगा, वो बहुत सख्त होते हैं, ऐसे होते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम रात के उस पहर कब्रिस्तान में खड़ी अकेली रो रही थी, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। मुझे सब बता दोगी तो यकीन मानो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो मुझसे बोली, आप वादा करते हैं मेरी मदद करेंगे। मुझे कहना पड़ा, और ऐसा कई दफ़ा हमें कहना पड़ता है। मैंने कहा, हाँ मैं वादा करता हूँ, जितना मुझसे हो सका, मेरे इख्तियार में हुआ, बस में हुआ, और जितना मुझे कानून ने इजाज़त दी मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। और यूँ उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, मेरा नाम सारा है और मेरे बाप का नाम फलां है। जब मैंने उसके बाप का नाम सुना तो मैं चौंक सा गया और अपनी कुर्सी से ऐसे उठ के थोड़ा सा ऐसे बैठा, क्योंकि वो बहुत बड़े बाप की बेटी थी। तभी उसके कपड़े, उसकी गाड़ी और उसका शक्ल बताती थी कि वाकई वो खाते पीते नहीं बल्कि एक अमीर कबीर बाप की बेटी थी। वो बोली, मैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद हूं। मेरी माँ ने जब मैं बड़ी हुई तो अपने ही एक बहुत बड़े ख़ानदानी रईस हैं, वो भी उनके बेटे के साथ मेरी बात तय कर दी। हमारे घर के अंदर मेरी माँ की चलती है। मेरे वाले साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो खामोश तबीयत हैं, वो ज़्यादा बोलते नहीं। घर के जितने भी फैसले हैं मेरी माँ करती है। यूँ मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरी माँ ने उनके बेटे के साथ हाँ कर दी, और वो मुझे लड़का एक आंख भी नहीं भाता। वो मुझसे अक्सर बात करने की कोशिश करता। उन दिनों में तो ये टेलीफोन दूसरे होते थे, मोबाइल नहीं होते थे। मुझे फ़ोन करता, मैं बहाने कर देती। और कॉलेज की लाइफ के अंदर मैं अपने आप को इस तरह मसरूफ़ रखती, कॉलेज की लाइफ के अंदर, कि मेरी बहुत ज़्यादा सहेलियां हों, मैं उनके साथ घूमूं फिरूं और अपना वक्त गुजारूं। घर आती थी तो घर में मुलाजिम सब कुछ था, लेकिन वालदा हर किसी को हुक्म देती हुई, और वालिद को खामोश पाया। जब भी खाने की टेबल पर बैठते तो वालिद खामोश होते, वालदा ही आर्डर देती और सब कुछ बोलती। मेरे वालिद मुझसे शदीद प्यार करते हैं। मैं जो मुंह से ख्वाहिश का इजहार करती हूं वो पूरा कर देते हैं। मुझे जेब खर्च के लिए इतना पैसे देते हैं, मैं नहीं समझती किसी और लड़की को इतना पैसे देते होंगे। लेकिन शादी के मामले में मैंने अपने बाप से बात की है, वो मुझे बेबस नजर आते हैं। और वहीं शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था कि कॉलेज के अंदर ही फिर एक दिन मेरी मुलाकात फ़हीम से हुई। फ़हीम हाथ में किताबें उठाए हुए इस अंदाज में आ रहा था कि उसके बगल के अंदर किताबें थीं और एक किताब उसने खोली हुई थी और पढ़ता हुआ आ रहा था। हम इस अंदाज में टकराए कि बिल्डिंग की एक सिमत, जिस तरह बिल्डिंग का कोना होता है, लेफ्ट और राइट, एल शेप जिस तरह कह लीजिए, एक कोने से मैं अपने दोस्तों के साथ आ रही थी, दूसरे कोने से वो आ रहा था, और जैसे हम दोनों टर्न लिए हैं तो हम एक दूसरे से टकरा गए हैं और फ़हीम की किताबें भी गिर गई हैं। मैंने जल्दी से उसकी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन उसने जल्दी से अपनी किताबें उठाई और वो जैसे सीधा हुआ तो बिल्कुल वैसे जैसे मैंने भी ड्रामों में, फिल्मों में ऐसे देख चुकी थी कि प्यार पहली दफ़ा होता है और एक ही निगाह में होता है। उसी वक्त फ़हीम को देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। उसकी भोली भाली शक्ल, उसकी शक्ल पे मासूमियत, उसने एक लिबास को इतना महंगा अच्छा नहीं पहन रखा था, लेकिन उसके चेहरे पे जो मासूमियत थी, उसके चेहरे पे जो खूबसूरती थी, जिस अंदाज में उसने बाल बना रखे थे, मैं उसको देखती ही रह गई। उसने मुझसे माजरत की, उसने मुझसे सॉरी की कि मुझसे टकरा गया, और मैंने कहा कोई बात नहीं, और वो वहाँ से चल दिया। उसने मुझे इस अंदाज में नहीं देखा। मैं जितनी खूबसूरत हूँ, जितने कॉलेज के लड़के मुझे देखते हैं, मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ़हीम ने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की। उसकी निगाहों में शर्म व हया थी। जब वो मुड़ गया तो हम सहेलियाँ वहीं पर खड़ी रहीं। मैंने अपनी एक सहेली से पूछा, कौन है ये? तो वो बोली, ये नया आया है। मैंने कहा क्या मतलब नया आया है? तो वो बोली, मैं ये नहीं कह रही कॉलेज में नया आया है, हमारे सामने एक नया मुर्गा आया है। कोई नहीं, इसको भी ज़रा शरारत कर लेते हैं, इसको भी मज़ा चखा देते हैं। मैंने कहा ज़रा पता तो करोगे कौन सी क्लास में है, क्या है। यूँ उस लड़की ने, वो बहुत तेज़ थी हमारी दोस्त, उसने सारा उसका अता पता निकाल लिया और हम
बज़ाहिर शरारत करने जा रहे थे, उसको तंग करने जा रहे थे, लेकिन मैं हकीकत में उससे मिलने जा रही थी। मैं अपनी दोस्तों को भी नहीं बता रही थी कि मैं उसे दिल दे चुकी हूँ, मेरे दिल को भा गया है। इससे पहले किसी लड़के के अंदर मेरी अट्रैक्शन पैदा नहीं हुई थी। और एक दिन हम शरारत के मूड में, जिस तरह हम अक्सर शरारत करते थे, कैंटीन पे हम पहुंचे। वो जिस चेयर पे बैठा हुआ था, लड़की ने कहा वो रहा। हमने कहा बस आज इसको उल्लू बनाते हैं। वो अपनी कुर्सी से उठा, खाने की नीयत से गया, कुछ अपने लिए खाने को लेके आया और उसी कुर्सी पे बैठ गया। और हम सारी सहेलियां जाके उसके इर्द गिर्द कुर्सियां डालकर बैठ गई। वो एकदम लड़कियों को इस तरह देख के कंफ्यूज सा हो गया। और मैंने अपनी दोस्तों को इशारा किया कि 1 मिनट रुको, इसको तंग मत करना। मैंने उसे कहा, ए मिस्टर, तुम्हारा नाम क्या है? उसने मेरी तरफ देखा, मेरी सारी सहेलियों की तरफ देखा, घबराई हुई नज़रों से, जैसे वो कह रहा हो तुम लोगों के यहाँ बैठने से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। बोला, मेरा नाम फ़हीम है। और मैंने एकदम से कहा, और मेरा नाम सारा। फ़हीम, ओके, कहाँ पे रहते हो फ़हीम? तुम्हारा घर कहाँ पे है? वो एकदम इस सवाल से चौंका। वो कहता है जी। मैंने कहा हाँ, हॉस्टल का पूछ रही हूँ भाई, ये किसने पूछा पीछे अपना घर का बताओ, हॉस्टल कौन से में रहते हो? मुझसे बोला, आप मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हैं? मैंने उसे कहा, भाई वैसे ही, क्या हो गया, हम कॉलेज में पढ़ते हैं। और इस तरह की ऐसे मजाक करती रही, इस तरह की मैं उससे बातें करती रही। लेकिन मेरी सहेलियां नोट कर गई कि हमने जो शरारत करनी थी वो हमने शरारत नहीं की, बल्कि मैं उसी के साथ बैठ के बातें करती रही। और उस बातों में मुझे लगा कि जिसको मैंने देखा था, जिसको दिल दे बैठी थी, वो वाकई उतना ही अच्छा था। वो लड़कियों के पीछे भागने वाला नहीं था, लड़कियों को देख के फ्लर्ट करने वाला नहीं था। वो एक बहुत ज़बरदस्त सुलझा हुआ नौजवान था। बात करते हुए वो तमीज़ का मुजाहरा कर रहा था। ये हमारी ज़िंदगी की पहली मुलाकात थी जो उस कॉलेज में, ये दूसरी मुलाकात हो रही थी। एक तो हम टकराए थे और यूं, और उसके बाद मैंने अपनी सहेलियों से कहा, उठो मुझे इससे बात करनी है। वो चौंक गई कि ये क्या बात है। मैंने कहा उठो ना। अब मेरी जो सहेलियां थी उनको खिलाना पिलाना पैसा खर्च करना मैं ही करती थी, इसलिए वो मेरी बात मानती थी। वो उठ गई और तब मैंने फ़हीम को वहीं पे बैठे हुए कह दिया, फ़हीम, जब तुम टकराए हो तुम्हें देखते ही मैं अपना दिल दे बैठी हूं। और मैं अपनी सहेलियों को इसलिए उठाया है कि हम शरारतें करते हैं, लड़कों को इस तरह तंग करते हैं, लेकिन कभी मैं इस तरह सीरियस नहीं हुई। मुझे नहीं पता, ये सच है, तुम्हें देखते ही मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठी हूं। और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, मैं ज़िंदगी में कुछ भी करने को तैयार ही जाती हूं। तो मुझे अच्छे लगे हो, मेरे दिल को भा गए हो। वो कुछ लम्हे मुझे देखता रहा इस अंदाज में। अब उसने मुझे नज़रें उठा के देखा, जैसे सोच रहा हो इसका क्या जवाब दूं। कुछ देर देखने के बाद उसने सर नीचे झुका लिया और उसके बाद बोला, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं मैं कौन हूं। मैं बड़ी मुश्किलों से इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आया हूं। पता नहीं मुझे ये बात आपको बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन इतना कह देता हूं आपको, अगर मैं इन चक्रों में पड़ा, मोहब्बत और ये सारी बातों में, शायद मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। मेरे माँ बाप नहीं हैं, मैं अपने खाला और खालू के घर रहता हूं और बड़ी मुश्किलों से यहाँ कॉलेज तक पहुंचा हूं। एक इरादा रखता हूं कि पढ़ लिख के अपने पाँव पे खड़ा हो सकूं। और खालू खाला कह गया, सॉरी, चचा और चची के उसमें रहता हूं। अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूं। मेरे चचा का रवैया तो मुझसे बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी चची बहुत सख्त हैं। इसलिए मैं अपने काम से काम रखता हूं और कॉलेज के फ़ौरन बाद चला जाता हूं। आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बातें जो आपने मुझसे कही हैं अपने पास ही इसको रखिए और मुझे मेरी तालीम मुकम्मल करने दीजिए। कुछ दिन मैं वहां पे बैठी और वहां से उठ गई, लेकिन उसके बाद मैं भी सोचना शुरू हो गई जब मैं घर पहुंची कि ये उसने कैसी बात की है। लेकिन मुझे उसकी ये अदा भी अच्छी लगी कि उसने सच कह दिया। वो बात जो उसके दिल में थी वो छुपा सकता था, लोग आगे बताते हैं, एकदम कौन बताता है, लेकिन उसने अपना मकसद बता दिया था कि मेरा मकसद इस वक्त तालीम हासिल करना है। इन चक्रों में पड़ गया तो शायद मेरी जो चची हैं, जो इतने शदीद मेरे खिलाफ हैं, वो मुझे पढ़ाई से भी कॉलेज से भी निकलवा देंगी, किसी काम में डलवा देंगी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं दोबारा फ़हीम से बात करूंगी। कुछ दिनों के बाद फिर से मैंने अपनी उन दोस्तों को कहा, ढूंढो कहाँ है फ़हीम। और वो
एक लड़की ने बताया फलां जगह पे मौजूद है। मैं वहाँ पे पहुँची और दोस्तों से कहा तुम लोग मेरा इंतज़ार करो। फ़हीम बैठा हुआ किताब पढ़ रहा था और मैं सामने जाकर बैठ गई। हाय फ़हीम, कैसे हो? उसने मुझे देखा और आराम से बोला हाय। मैंने कहा फ़हीम, उस दिन मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी और आज अपनी बात कहने आई हूँ। मेरे पास ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन सच मानो तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अंदर से बहुत खोखली हूँ। मैं शरारतें करती हूँ, अपनी सहेलियों के साथ तंग करती हूँ। मेरा बाप मुझे बहुत पैसा देता है, मेरा बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन यकीन मानो मुझे पैसे से कोई लगाव नहीं है। मुझे एक ऐसे रिश्ते की तलाश हो जो सिर्फ मेरा हो। मेरा बाप भी मेरा नहीं है, वो मेरे ऊपर दुनिया जहान की हर नेमत लुटा देता है, लेकिन मेरी माँ के सामने वो ऐसी भीगी बिल्ली बन के बैठ जाता है कि मेरी माँ ने कहाँ मेरी ज़बरदस्ती किसी के साथ बात तय कर दी और मुझसे पूछा तक भी नहीं। वो शख्स मुझे एक निगाह भी नहीं भाता। मैं उससे कभी भी शादी नहीं करूंगी। मैं जान दे दूंगी लेकिन उससे कभी शादी नहीं करूंगी। ये सच है। मुझे नहीं पता वो शरारतें करने वाली, लोगों को तंग करने वाली लड़की को कैसे खुदा ने मोहब्बत डाल दी कि तुम टकराए हो और मैं चौंक सी गई और उसके बाद तुम्हें हालत दिल भी कह दिया। और जब तुमने अपनी मजबूरी मुझसे बयान की, मैंने घर जाके उसको सोचा, तो आज फिर बात करने आई हूं। फ़हीम, क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? क्या मैं तुमसे अपना हाल दिल कह सकती हूँ? क्या कभी कभी मैं तुम्हारे साथ इस तरह के बैठ सकती हूँ? अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। मेरी इस तरह की बातें करने पे कुछ देर सोचता रहा और मुझसे बोला आपके लिए क्या मंगवाऊं? इसका मतलब यह था जैसे उसने मेरी दोस्ती को कबूल कर लिया हो। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ मंगवाती हूं। और मैंने उसके लिए कुछ अपने लिए और उसके लिए ऑर्डर किया। और यहीं से वो सिलसिला जो दोस्ती के नाम पे शुरू हुआ, फ़हीम और मैं एक ऐसे दोस्त बन चुके थे जो एक दूसरे को अपना हाल दिल बताते। मैं फ़हीम की ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जान चुकी थी और मेरे भी घर के हालात के बारे में वो सब कुछ जान चुका था। लेकिन मेरे साथ वक्त गुजारते गुजारते एक टाइम वो भी आ गया कि एक दिन फ़हीम मुझसे बोला सारा। मैंने कहा हाँ बोलो फ़हीम। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ है, लेकिन ये सच है। मैंने कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखा, लेकिन अब मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूं।